G20 मीटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस मीटिंग को लेकर के इतना हाइप बना हुआ था, इतना खर्चा हुआ, इस देश को एक्चुअली में क्या मिला? इंडिया ने अफ्रीका यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबरशिप दिला दिया है। अब आप बोलोगे कि अफ्रीका को मेंबरशिप दिलाने में हमारा क्या फायदा हुआ है? फायदा तो उनका हुआ। तो ऐसा नहीं है। इंडिया अफ्रीका को अपने बाजार के रूप में देखता है और अफ्रीका बहुत बड़ा बाजार है भी। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 कंट्रीज है और मे भी आपको पता होगा इसमें से ज्यादातर कंट्रीज गरीब और मिडिल अर्निंग है, पर नेचुरल रिसोर्सेज की यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐसे में इंडिया चाहता है कि हम यहाँ के बाजारों में अपना माल एक्सपोर्ट करें और उसके लिए जरूरी है कि उसके साथ हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छा रहे। अब जब हमने उन्हें G20 की परमानेंट सीट दिलाई है तो ये हमारे लिए थैंकफुल ही रहेंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ के मार्केट को पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले यहाँ पूरी तरह से चाइना का कब्जा था, बट हमारे ऑटोमोबाइल एंड मेडिसिन यहाँ अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो रही है और भी डिफरेंट फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस। पीएम मोदी ने G20 मीटिंग के पहले ही दिन क्लीन एनर्जी की मैटर को हाईलाइट करते हुए ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस जैसे इंपोर्टेंट इनिशिएटिव अनाउंस किया और सारे कंट्रीज को ज्वाइन करने के लिए वेलकम किया और 11 देश तो उसी ही दिन ज्वाइन हो गए, इंक्लूडिंग अमेरिका और इटली। अब ये इंपोर्टेंट क्यों है? बायोफ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी है जो बायोमास से तैयार होता है। बायोमास में प्लांट एंड एग्रीकल्चर, एनिमल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल बायोमास शामिल होते हैं और बायोफ्यूल फॉसिल फ्यूल से ज्यादा इफेक्टिव है एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इसे ट्रेडिशनल फ्यूल के रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जा रहा है। इंडिया में एथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और 2022 में टोटल फ्यूल कंजप्शन का 4% बायोफ्यूल से ही था। बहुत ही जल्दी ये फुल्ली यूज में आने वाला है और मुझे भी इसमें अच्छा खासा एक्सपोर्ट पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। एनर्जी सेक्टर में ये इंडिया का दूसरा बहुत बड़ा इंपोर्टेंट स्टेप था। मे भी आपको याद हो 2015 में मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस का इनिशिएटिव लिया था और आज के डेट में इसके 120 प्लस कंट्रीज मेंबर बन चुके हैं। G20 में एक ऐसा फैसला हुआ जिससे चाइना भी हिल गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहा जिससे आप ये कह पाओ कि हाँ, हमने G20 स्टेज का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया। इंडिया के साथ मिलकर यूरोप एंड मिडिल ईस्ट के देश इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले हैं। देखिए, यूरोप के बाजारों तक पहुंचने के हमारे पास कोई सीधा रास्ता नहीं है। हमारा सामान बहुत ही घुमा करके पहुंचता है और सबसे बुरी बात यह है कि दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। फिलहाल 8 कंट्रीज इस डील का हिस्सा है: इंडिया, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड अमेरिका। इस रूट में हम मुंबई से सीधे दुबई, फिर सऊदी से होते हुए इजराइल का हाफिया पोर्ट जो अदानी ही बना रहे हैं, यहाँ से पायरियस एंड डायरेक्ट यूरोप में एंट्री। इसको बनाने में 10 साल का टाइम लगने वाला है, बट अमेरिकी एम्बेसडर के बयान से ऐसा लग रहा है कि ये भी जल्द पूरा होगा। इसमें होगा ये कि अरब कंट्रीज से हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ऐसे में वहाँ से सीधे पाइपलाइन डाल दिया जाए। सेकंड इंपोर्टेंट चीज ये है कि अरब कंट्रीज में उतना डेवलपमेंट रेल नेटवर्क नहीं है। ऐसे में इंडिया आगे आया और उनके रेल नेटवर्क को डेवलप करने का वादा किया, तो यहाँ से भी रेलवे को प्रॉफिट। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि हमने बिना कुछ किए चाइना का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आपको पता है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सब तरफ अपने सड़कों का जाल बिछा रहा है। उसको इनकाउंटर करने के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन होने वाला। न्यू दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन। देखिए, कोई भी मीटिंग को कितना भी अच्छा से कंडक्ट किया जाए, बट फाइनली यही देखा जाता है कि क्या सभी लोग जिस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे उस पे कंसेंसस यानी सर्वसम्मति से एग्री हो पाया या नहीं, फाइनल ज्वाइंट स्टेटमेंट आया या नहीं। इस बार के मीटिंग का मोटो था वन अर्थ। तो सारे मेंबर आए और 5-5 मिनट में अपनी अपनी बात रखी, बट सारे मेंबर्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने के लिए एग्री नहीं था। रीजन रशिया। यूक्रेन वॉर को लेकर मेंबर्स 2 भागों में बटे हुए थे। एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइड कंट्रीज एंड दूसरी तरफ चाइना एंड रशिया। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान एंड स्पेन ने रशिया को यूक्रेन पे हमला करने और दुनिया में अनाज और ऊर्जा की कमी के लिए जिम्मेदार बताया और ये चाहते थे कि इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज करे। बट आपको पता है कि रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे में हम रशिया को कैसे क्रिटिसाइज कर पाते? तो इंडिया ने कैसे अपनी कूटनीति से रशिया को क्रिटिसाइज किए बिना सारे मेंबर्स को मना लिया? मोदी जी ने जापान, इटली एंड जर्मनी के लीडर्स को अकेले में जाकर के समझाया। अब अकेले में ले जाकर के क्या समझाया वो वही जाने, बट समहाउ वो मान गए। बचे हुए लोगों को जयशंकर साहब ने समझा दिया। इन्होंने कहा कि G20 एक इकोनॉमिक ग्रुप है और हम यहाँ इकोनॉमी डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं कि कैसे वर्ल्ड का इकोनॉमी डेवलप हो पाए, न कि बायलैटरल और पर्सनल इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे। अगर बायलैटरल इश्यूज ही डिस्कस करना है तो इंडिया पाकिस्तान डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया चाइना डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर मीटिंग का ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया होता तो बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती। बट व्हाई फियर व्हेन जयशंकर इज हियर। और स्टेटमेंट तो भाई की आग की तरह वायरल होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। बाली वाज बाली, दिस इज दिल्ली। शायद आपको पता हो लास्ट ईयर बाली में G20 समिट हुआ था और ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया था, बट हमारे यहाँ फाइनली सारे मेंबर्स एग्री हुए और 83 पैराग्राफ का डिक्लेरेशन ड्राफ्ट 100% कॉन्सेंसस के साथ हुआ और हमारी बहुत बड़ी जीत हुई। तो G20 मीटिंग्स फाइनली कंप्लीट हुई और हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स और कम्स रहे। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिया है तो प्लीज आप कमेंट जरूर कर दें।